विवेक सर से जुड़ते हैं। विवेक सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज हमको थोड़ा स्टार्टिंग में ले रहे हैं, अभी आज हम मार्केट का एनालिसिस थोड़ा सा बाद में चलेंगे। सर एक बात तो एमपीसी की बैठक का फैसला और दूसरा कोरोना वायरस, पहले आप एमपीसी के बारे में बता दीजिए, फिर कोरोना वायरस पे आते हैं सर। हाँ जी निपी जी, मैं भी यही देख रहा हूँ टीवी में। और आरबीआई ने कोई चेंजेस नहीं किया है लग रहा है हमें। आवाज आरबीआई गवर्नर क्या बोल रहे हैं ये तो आवाज नहीं सुन पा रहा क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन हाँ जो नहीं, राइटिंग में आ रहा है वो वो तो बोल सर रहा है वैसे कि भी वो 12 बजे ही आएगा सर। वो तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल 12 बजे होती है, 10 बजे तो सिर्फ फ्लैशेस छाप देते हैं और वो सारी की सारी डिटेल आपको 12 बजे ही देने वाले हैं। तो हमारा ये नहीं, वो एक्सपेक्टेशन जो तो था अपना कि किसी तरह का अपना कोई चेंज नहीं खुद का आएगा। जो स्टेटमेंट देख रहे हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये हम्म। इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन था। ये कल ही लग रहा था कि कोई चेंजेस नहीं आएगा। पर्टिकुलरली इसके मतलब मेजर एक ही कारण है कि एक तो जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इकोनॉमी कैसा जाएगा ये आरबीआई को वेट करके देखना पड़ेगा। मतलब उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि ये आगे चल के कैसे सिचुएशन प्ले आउट होगी। अभी फिलहाल हम्म। आरबीआई के लिए भी बहुत जल्दी हो जाएगा ये कहना कि हाँ भाई कोरोना केसेस हो सकता है एक हफ्ते में कम हो जाए या और ज्यादा हो जाएंगे, इकोनॉमी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, बहुत कहना मुश्किल काम है आज के दिन। तो आरबीआई ने मतलब स्टेटस को रखा है। और मेरे हिसाब से ये लोग वेट एंड वॉच करके कोई भी अगर फैसला लेना है तो आजकल कोई जरूरी नहीं है कि अगले एमपीसी मीटिंग में ही ले, उसके पहले भी हो सकता है। ये सब चेंजेस कभी भी आ सकता है आजकल। तो वेट एंड वॉच होगा लग रहा है। और जो चेंजेस नहीं किया है अभी वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। इनफैक्ट हमारे बात करते करते मार्केट ने रिकवरी दिया है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट इसको पॉजिटिव ले रहा है और लेना भी चाहिए। हम्म। लेना भी चाहिए सर। क्या 850 पार हो जाएगा आज में? थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है? फैसला तो मार्केट की उम्मीद के मुताबिक ही है। देखिए जो मार्केट के उम्मीद के ये एक्सपेक्टेशन के अनुसार था तो वो तो फैक्टरिंग हो गया मुझे लग रहा है। तो 850 पार होगा थोड़ा मुश्किल काम है डिप्टी जी, क्योंकि ऑलरेडी 100 पॉइंट निफ्टी प्लस में चल रहा है। और आप इसके आगे और अगर 50 पॉइंट की बात कर रहे हो तो 150 पॉइंट एक दिन में निफ्टी आज के दिन मतलब आजकल जो दौर चल रहा है इसके लिए बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि काफी बड़ा रैली हो जाएगा वो अगर 150 ये होता है और सेंसेक्स वगैरह 500 होता है तो काफी बड़ा रैली हो जाएगा। अभी वॉलेटाइल का जमाना है, थोड़ा मार्केट को वॉलेटाइल रहने दो, बढ़िया बात है। मैं तो बहुत दिनों से बोल रहा था कि वॉलेटाइल रहेगा मार्केट और वैसे ही चल रहा है। तो आगे चल के देखते हैं। मेरे 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 को नहीं लगता कि बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा। हाँ कोई एफआई फंडिंग आके अचानक बहुत सारा पैसा डाल दे तो बात अलग है। लेकिन जो ये एमपीसी में जो चेंजेस नहीं हुआ है वो ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुका है। हम्म। ठीक है, ये फैक्टरिंग भी है और हम इसको थोड़ा मान के भी चल रहे हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, आरबीआई का ये फैसला है। और उम्मीद तो कर रहे हैं कि कुछ ऐसा ही मार्केट आगे भी चलता हुआ दिखेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 800 पार हो गया है। मैं दूसरा सवाल कोरोना वायरस वाला पूछूं उससे पहले जो मैंने एक लाइन आपको क्लियर कर दी कि ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, ये एक मोटी बात होगी। अब मैं आपको जरा एक बार इंडेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूं, फिर विवेक सर के पास आके वो कोरोना वाला क्वेश्चन भी उनसे पता करते हैं। पहले जरा आते हैं, मैं अपनी स्क्रीन को कर रहा हूं शेयर 1 मिनट के लिए, क्योंकि आज ना स्क्रीन में टेक्निकल चीजें और ये सब चीजें देखना भी बहुत जरूरी है। और मैं बोलूंगा कि कल की बजाय आज का दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं, जो फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं, वो कल की बजाय अगर आज मार्केट को देख रहे हैं तो ज्यादा अच्छे से देखिए। पहला पॉइंट, आप जरा निफ्टी के चार्ट पे आ जाइएगा। ये आवरली चार्ट है, मैं इसको 1 मिनट के लिए 15 मिनट का चार्ट कर देता हूं, आपको थोड़ा और पिक्चर ज्यादा क्लियर दिखेगी। ये आप देखिए, मार्केट एक अटेम्प्ट ले रहा है अपने एक प्रीवियस हाई को वापस से ब्रेक करने की। पूरी तरह से एक रेंज बनी हुई थी जो इस समय अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कहेंगे तो मैं आपके लिए मार्क भी कर देता हूं। ये पूरी तरह से एक रेंज थी मार्केट की, दिस वन। ये अब इस रेंज को एक बार पार करने की अटेम्प्ट है, और अगर अटेम्प्ट हो तो हम 15,000 की तरफ भी जा सकते हैं। कहां पे कंफर्मेशन आएगा, कहां पे हमको लगेगा कि हम 15,000 की तरफ जा रहे हैं, वो ये दो लेवल्स हैं। ये वो कौन से लेवल्स हैं? ये 850 वाले लेवल्स हैं, 835 840 वाले लेवल्स हैं। बाजार को हिम्मत तो दिखानी पड़ रही है, 800 पे आता तो है, यही तो लक्ष्मण रेखा है। पार होगा तो अलग तस्वीर है, नहीं तो फिर अलग तस्वीर है। तो ये एक बार पार हो जाए तो फिर देखेंगे। 800 पे आना भी बाजार की कम हिम्मत की बात नहीं है। मार्केट ने एक पुल बैक दिखाया, 500 550 का अच्छा बेस बना दिया यहां से, और अब एक पुल बैक की तैयारी कर रहा है। सिग्नल आरएसआई से भी आए हैं कि एक पुल बैक मिल सकता है हमको, और ये पुल बैक कहीं ना कहीं हमारे काम आ सकता है। आई होप कि बाजार ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करने वाला, ये मार्केट आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करने वाला। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज हम 800 850 के रेंज को एक बार पार कर जाए।
तो ये मोटा मोटी रफ रफ आइडिया है। 1 मिनट के लिए इसको हम फुल स्क्रीन ही करके आपको दिखा रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपको ये साफ दिख पाए। ये 850 तक इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जिनके पास शॉर्ट्स हैं 850 का ना एक स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बाहर आ जाओ, 1 मिनट के लिए भी नहीं बोलूंगा बाहर आ जाओ, बट 850 को स्टॉप लॉस लगाओ। कन्वर्जन है 850 पे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस रेंज का कन्वर्जन हो सकता है। ये टेक्निकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम विवेक सर के सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं रखते, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा टेक्निकली आपके सामने चीजों को दुरुस्त कर दें। आपको आज को आपको इंट्राडे भी दे रहे। कल जब दिल्ली को लेकर ना लॉकडाउन की खबर आई ना, तो एकदम से बाजार में टूट गया। और अगर आप यकीन मानिएगा, उनके लॉकडाउन की अगर आप कंडीशन पढ़ लेंगे ना दिल्ली में, तो आपको लगेगा कि लॉकडाउन सिर्फ वो हेडलाइंस थी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप 10 बजे के बाद लॉकडाउन लगाते हो, अमूमन दिल्ली में 10 से 11 बजे तक सभी लोग सो जाते हैं। और जिन लोगों का काम था, रेस्टोरेंट वगैरह काम था, सिर्फ छोटा मोटा उन पर फर्क पड़ रहा है। दिल्ली को पास करके आने जाने वाली गाड़ियां पास हो सकती हैं, गैर जरूरी जरूरी सामान दोनों के लिए परमिट है, तो फिर किस चीज का लॉकडाउन। तो ये मार्केट के अंदर ना बहुत क्रिटिकली आपको वॉच करना पड़ेगा कि हेडलाइन स्टोरी में ना फंस जाए, अंदर की चीजें भी एक बार हम साफ साफ देखते चले। खैर एनी हाउ, मैं आपके लिए एक चीज और जरा शो करना चाह रहा था, जरा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट के लिए मैं अपनी स्क्रीन को वापस से शो करता हूँ, आप जरा देखिएगा। जरा वो इंस्टीट्यूशनल्स का एक व्यू पॉइंट है, जरा ये दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रैक्चर्ड मैंडेट यहां से आ रहा है। आप देख पा रहे हैं, आप पिछले कई दिनों से देखो बाजार को अगर 14,800 पार नहीं हो रहा है, उनकी नैया 15,000 तक नहीं जा रही है। उसकी बड़े वजह तक यह है कि खवैया नहीं है उसके पास। उनकी नैया इसलिए पार नहीं हो रही क्योंकि खवैया नहीं है, वो नाव को पार ही नहीं करा पा रहा। नौ सीखिए नाव पे बैठे हैं। बाजार में वो लोग इस समय हैं, या तो वो गेन अच्छा पा रहे हैं तो बिल्कुल पैसा गवा रहे हैं। समझदारों का ये बाजार नहीं है कम से कम। हाँ, यहाँ तो आर्टिफिशियल वाले कमा रहे होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं, क्योंकि अगर पिछले 5 से दिन से आप देख रहे हैं तो मार्केट इसी रेंज में है। 500 तोड़ेंगे नहीं, 800 पार नहीं करेंगे, नारा सा हो गया है। तो ठीक, एनी हाउ आज मार्केट की ब्रेड थोड़ी ठीक है, और एमपीसी के फैसले आने के बाद भी डिस्टर्ब नहीं हुई है। ये मेरे को एक अच्छा पॉइंट लग रहा है कि आज मार्केट की ब्रेथ एमपीसी के फैसले आने के बाद भी नहीं किया, जो ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। 12 बजे थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी, वो इन्फ्लेशन जीडीपी को लेकर भी थोड़ा और बोलने वाले हैं आरबीआई गवर्नर। बट ठीक है, उससे पहले हम मार्केट रिदम अपनी ठीक रखे हुए। 405 शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। मैं अंदर नहीं जा रहा आज इंस्टीट्यूशंस के डाटा पर, क्योंकि ऑलरेडी विवेक सर हमारे साथ आज पहले से ही कनेक्टेड है। ठीक, अब मैंने एक मिनट के लिए अपनी जरा स्क्रीन को वापस से रोक रहा हूं, और एक स्क्रीन में आपको और शेयर कर देता हूं, थोड़ा जरूरी है इसलिए ये मैं जल्दी जल्दी में आपको दिखा रहा हूं। वो है ऑप्शंस का डाटा। बृहस्पतिवार को एक्सपायरी, यानी कि कल एक्सपायरी, या 7 तारीख है, 8 तारीख वाली एक्सपायरी है। 14,700 से आप शुरू हो जाओ, जिसमें सबसे ज्यादा बिल्डअप है। मैंने आपके सामने मार्क कर दिया। ये 14,700 में सबसे ज्यादा बिल्डअप है। 8,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट आप देख पा रहे हो। और कल आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा, हमने खुल्लम खुल्ला बोला था अगर आपको ट्रेड लेना है तो एक बार 14,700 वाली कॉल के इर्द गिर्द घूमते रहो। अगर आप बुलिश हो, अगर आप बेरिश हो, तब भी आपको ज्यादा पैसे 14,700 ही बना के देगा। बट अगर आप बायसनेस रखना चाहते हो कि मैं बायस्ड होना चाहता हूं थोड़ा सा, तो स्लाइटली 14,700 की कॉल के साथ आप बायस्ड हो सकते थे। कंडीशन है 100-125 वाली कॉल है, अच्छे पैसे बना के दे सकते हैं। अगर आज 835 पार हो गया तो जोरदार शॉर्ट कवरिंग आ सकती है मार्केट के अंदर, अगर पार हो गया तो। बट कंडीशन अप्लाइड है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एनी हाउ विवेक सर, मैं जरा आ रहा हूँ वापिस आपके पास। अब आप मेरे को जरा कोरोना वायरस का जरा वो बता दीजिए कि कोरोना वायरस से बाजार पे कितना फर्क पड़ने वाला है। देखो, बाजार पे फर्क पड़े नहीं पड़े, मेरा प्लान था 25 तारीख को दिल्ली आने का, कोई शादी अटेंड करनी थी। अब बैंड तो केजरीवाल साहब ने पहले से बजा दिया, तो अब क्या बारात निकलेगी पता नहीं मुझे। नहीं नहीं सर, वो तो तो दिल्ली में तो ऐसी भी शादियां का थोड़ा सा अब देख के चलना पड़ेगा। जी सर, जी जी जी। तो एनीवे, देखिए, डेफिनेटली ये जो लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन बोल सकते हैं इनको, ये आने की उम्मीद तो थी। हमने पहले भी बात किया हुआ है, और मैं भी यही बोल रहा था कि पार्शियल लॉकडाउन, छोटा मोटा नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन ऐसे आएंगे, लेकिन जो टोटल लॉकडाउन है, जो मार्केट फियर कर रहा था, वो नहीं आएगा। अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, जो लास्ट ईयर, पिछले साल जो लॉकडाउन किया था,
वो इसके लिए किया था कि हेल्थ व्यवस्था को थोड़ा तंदुरुस्त बना दे उस लॉकडाउन में, क्योंकि काफी बेड्स चाहिएंगे, हॉस्पिटल्स में काम कैसे होगा ये सरकार को नहीं मालूम था, किसी को भी नहीं मालूम था दुनिया में। तो इसके लिए वो टोटल लॉकडाउन अनाउंस करना पड़ा था। अब वो पिछले साल का काफी एक्सपीरियंस हो गया, सरकार को हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन को हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट को हो गया, सबको है। तो मुझे लगता है कि ये ब्रेक द चेन जो कॉन्सेप्ट है वो करने के लिए ये लोग नाइट कर्फ्यू करेंगे या फिर वीकेंड लॉकडाउन होगा, बस इतना ही होने वाला है। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर आप देखते हो तो होटल इंडस्ट्री है, लिकर इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, इन तीन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। बाकी दिन में अगर काम कारोबार मतलब कामकाज बराबर सबका नॉर्मली चलता है तो इसका कोई बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। और आरबीआई ने ऑलरेडी ये भी क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि हम उनको भी नहीं लगता है कि टोटल लॉकडाउन होगा। तो हम लोग भी तमिलनाडु में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल या परसों से कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस आएगा नाइट कर्फ्यू का, लेकिन वो दिन में कोई इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। तो आपने जैसे कहा, कुछ भी नहीं है दिल्ली के लॉकडाउन में। आप सुबह 9 बजे आओ ऑफिस, 5 बजे चले जाओ, 8 बजे से घर पे रहना है तो 8 बजे सो जाओ, क्या है, 10 बजे के बदले 8 बजे सो गए, इतने तो है। तो मुझे नहीं लगता है मार्केट इसको बहुत नेगेटिव लेगा। और अगर मार्केट को नेगेटिव लेना होता तो ये दिल्ली की न्यूज के बाद, क्योंकि इसके पहले जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, इधर हुआ था ना, महाराष्ट्र में होने के बाद मार्केट ने करेक्शन दिया था। और अगर दिल्ली की न्यूज के बाद अगर करेक्शन नहीं आया है तो ये फैक्टर्ड इन है, मार्केट को मालूम है ये पार्शियल लॉकडाउन होंगे। नेक्स्ट आप मान के चलो कि तमिलनाडु में भी ऐसा एक न्यूज आने वाला है, लेकिन इसका मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा बहुत ज्यादा। सर आपके यहाँ तो चुनाव चल रहे हैं ना, आपके यहाँ तो कोरोना बैन है। इस देश में जहां जहां चुनाव होते हैं वहां यहाँ तो कोरोना जाता ही नहीं है, ना पश्चिम बंगाल में जाएगा ना तो तमिलनाडु में जाएगा। क्योंकि ये तो एक वाला मीम्स देख ही रहे थे, कल भी हम शो में डिस्कस कर रहे थे कि इस देश में कोरोना को भगाना है, इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, पूरे देश में चुनाव करा दो, नहीं आएगा कोरोना आपके देश में। तो तमिलनाडु में कल इलेक्शन हो गया है, हम लोग वोट डाल चुके हैं। तो मुझे बहुत लगता बढ़िया है सर। कि हाँ, तो मुझे लगता है कि अब इसके लिए मैं बोल रहा था कि कल या परसों हो सकता है कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन तमिलनाडु में भी आए। अब यहाँ पे दो दो सिचुएशन है, अभी कंट्रोल गवर्नमेंट का कंट्रोल है इलेक्शन कमीशन के हाथ में, क्योंकि इलेक्शन हुआ है, यहाँ पे कोई सरकार नहीं है फिलहाल। तो अब इसी मतलब गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट लेगा या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेंगे कोई ना कोई डिसीजन। तो मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन आएगा, लेकिन ये होगा ही, नाइट कर्फ्यू होगा। बोलने वाला है कि हाँ भाई शाम रात को 8 बजे घर चले जाओ, जल्दी जाओ, और सुबह 5 बजे के पहले बाहर मत निकलो, बस इतना ही होने वाला है। ठीक है डन सर। हाँ, वैसे जो इसका आप एक बात कह एक रहे हैं नेगेटिव ना, एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका ये है कि मार्केट ऊपर जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दौड़ेगा ऊपर, वो नहीं दौड़ने वाला है। तो एक रेंज बाउंड में रहेगा। और जब लगे कि हाँ भाई चीजें पॉजिटिव हो गई है, कोरोना कंट्रोल में आ गया है, इनफैक्ट सरकार ने कहा था कि हो सकता है अप्रैल 15 और 20 के बीच में ये पीक आउट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये पिक आउट हो जाता तो उसके बाद में मार्केट ऊपर जा सकता है, तब तक ये एक रेंज में रहेगा। ठीक है तब तक एक रेंज में रहेगा। जो एक बात सर अभी आप कह रहे थे ना, वो आरबीआई गवर्नर ने भी की है, हमने बकायदा बोल्ड लेटर्स में उसको लिख दिया नीचे कि आरबीआई हैज गिवन अ कंफर्मेशन दैट देयर विल बी नो कंप्लीट लॉकडाउन। आरबीआई ने भी कह दिया कि भी कोई कंप्लीट लॉकडाउन के बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन, हम कंफर्म भी नहीं करेंगे और होगा भी नहीं, लगता भी नहीं है। ना तो लोग चाहते हैं ना तो सरकार चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कंप्लीट लॉकडाउन हो। पार्शियल लॉकडाउन कहने को लॉकडाउन ये सब होता रहे। तो मार्केट इसको धीरे धीरे कर रहा है डिस्काउंट। देखते हैं बाजार अपनी कितनी रिदम दिखाता है। जो प्रॉब्लम मैं आपको नोटिस करवा रहा था वो प्रॉब्लम फिर से नोटिस हुई है। 1 मिनट के लिए मैं अपनी स्क्रीन को फिर से शेयर करता हूं, आपको मैं फिर से मार्केट दिखाता हूं। 800 आना बड़ी बात नहीं है, 850 करना बड़ी बात है। ये थोड़ा सा ना मार्केट के लिए दिक्कत वाली बात हो रही है, ये हो नहीं रहा है बाजार से पार। ये मैं आपको वापस अपनी स्क्रीन को शेयर करके दिखा रहा हूं, आप फिर से देखिएगा चार्ट। 800 तो आया लेकिन अब फिर से खिसक के 750 760 पे आ गया, 40 पॉइंट का डिप आ गया। एक मूवी देखी थी ना आपने जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है सोनाक्षी सिन्हा, वो कहती है सर उससे डर नहीं लगता, थप्पड़ से डर नहीं लगता, पता नहीं प्यार से डर लगता है। कुछ कुछ वैसा ही है सर, 800 से डर नहीं लगता, 850 से डर लगता है। 850 नहीं आता, 800 आ जाता है, 850 नहीं आता। और एक सेंटर फ्रेश की ओर रहती है कि जीभ लपलपाए। कई बार ऐसा मार्केट को देख के लगता है कि अभी भागा, ले लो ले लो ले लो, खरीद लो, कहीं मौका ना हाथ से निकल जाए। कुछ कुछ मार्केट 4 दिन से आपको वैसे ही ट्रैप करवा रहा है। थोड़ा सा सावधानी के साथ काम करें, कम वॉल्यूम रखें, मेरा सिर्फ ये सजेशन है। वॉल्यूम कम रखें, करें अपने मन की, हमको सिर्फ सुन ले, करें अपने मन की भले, लेकिन थोड़ा वॉल्यूम को कम रखें। खैर एनी हाउ, सर एक और चीज आपसे पता करनी थी।
ये कोरोना वायरस मैंने आपसे पूछ लिया, आरबीआई का मैंने आपसे पूछ लिया। तीसरा है क्वार्टरली अर्निंग्स। अब ये एक बड़ा मुद्दा है बाजार में, कहते हैं यही एक ऐसा तिनका है जो बाजार को थोड़ा आगे पीछे करवा सकता है, बचा सकता है किसी तरह से। सर कौन सी चीज अच्छी आ रही है इस बार के क्वार्टरली अर्निंग्स पे? आईटी के अच्छे नंबर्स आ रहे हैं क्या, या फिर किसी और कंपनी या किसी और सेक्टर के अच्छे नंबर्स आ रहे हैं क्या? देखो, मुझे तो लगता है कि जो ये मार्च क्वार्टर गया है, ये सबसे बेस्ट क्वार्टर होगा पिछले फाइनेंशियल ईयर का। मतलब हम्म। 20-21 में बाकी तो बंद में रह गए हम लोग टोटली, और जनवरी फरवरी मार्च ही समझो कि पूरा फुल फ्लेज्ड काम किया है। तो हो सकता है ये बेस्ट क्वार्टर रहे, और हर एक इंडस्ट्री के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर। क्यों? क्योंकि जो धंधा एकदम बंद पड़ा था, वो उन्होंने बिजनेस किया है। तो आईटी का भी अच्छा आएगा, ऑटोमोबाइल का अच्छा आएगा, रियल एस्टेट का अच्छा आएगा, कैपिटल गुड्स का भी अच्छा आना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि ओवरऑल सब सेक्टर्स का इसमें अच्छा आने वाला है। तो हाँ, ईयर ऑन ईयर ये तकलीफ होने वाली है, क्योंकि जो पहला हाफ था वो टोटल लॉकडाउन में गया। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट अच्छे रहेंगे, ये लग रहा है। ठीक है सर, किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बता सकते हैं, किसी शेयर के बारे में बता सकते हैं? देखो, रियल एस्टेट मुझे लग रहा है कि अच्छा रहेगा इस बार। तो अच्छा। और मैं अभी इन्वेस्टमेंट के तौर पे कोई स्पेसिफिक स्टॉक में घुसना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। इनफैक्ट आप मेरे ऑफिस में जैसे मेरे कलीग्स हैं, वो लोग रोज मुझे पूछते हैं कि सर अभी मार्केट गिर गया है, जो पैसा हमने इकट्ठा किया था, मतलब सेफर फंड्स में वगैरह डाल के रखा था, वो वापस शिफ्ट कर देंगे इक्विटी में। मैं बोलता हूँ वेट, अभी मत करो, थोड़ा और इंतजार करो। तो सिचुएशन वैसा है। तो अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हाँ मार्केट यहाँ से रैली देगा। यहाँ पे वॉलेटाइल रहने वाला है, और एक एक करके स्टेट्स जैसे और लॉकडाउन अनाउंस करेंगे, मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है। तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। मुझे लग रहा है कि आईटी ठीक करेगा, आईटी पे आप फोकस रखो। और मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट अच्छा करेगा, उसमें मेरा हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज भी आता है। वो भी इनफैक्ट मार्केट डाउन गया था 2 दिन से, लेकिन वो ऊपर था, वो भी पॉजिटिव लग रहा है। और एज ए कॉन्ट्रेरियन, अगर आपको किसी को मतलब कॉन्ट्रेरियन बनना है, तो मैं एक स्टॉक का नाम लेना चाहूंगा। और ये स्टॉक सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है जब नाइट कर्फ्यू, क्लब्स, पब्स वगैरह इफेक्ट करे। ये है यूबीएल, यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड। तो ये हम्म। करीबन 1100 के ऊपर अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि ये 1050 तक अगर आता है। मुझे याद है 6 महीने पहले होगा डिम्पी जी, जब हमने ये इसको मतलब बात किया था 800 रुपए में, 850 रुपए में। वो वो शेयर बिल्कुल। लिया हुआ अभी भी मेरे पास पड़ा है। मतलब जो बड़ा क्वांटिटी लिया, 100 शेयर रख के बाकी बेचा हुआ है हायर रेट्स में। लेकिन अगर ये आपको 1050 मिले इस लॉकडाउन के न्यूज के बाद में, तो ये बहुत अच्छा बेट हो सकता है। ये 1300 से अभी नीचे आ रहा है। तो इस पे आप नजर रखो एज ए कॉन्ट्रेरियन। अब कॉन्ट्रेरियन का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टर्स को ये याद रखना चाहिए कि कॉन्ट्रेरियन का मतलब इंट्राडे ट्रेड या शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है। कॉन्ट्रेरियन मतलब अभी जो पैनिक चल रहा है उसका आप फायदा उठा रहे हो। और अगर मतलब जब सिचुएशन इंप्रूव होगी, ये सबसे फास्ट ये भी दौड़ेगा। तो 1050 मेरा टारगेट है, वहां पे आएगा तो मैं भी लूंगा। और बाकी लोग आपके टर्मिनल में नोट बना के रख सकते हो, 1050 आए तो अच्छा बेट होगा ये। ठीक है सर, मैं फिर ये लिख दूं, आज आपकी एक पहली कॉल तो होगी यूबीएल। इसको हम देख सकते हैं, आप ये कह रहे हैं कि 1000 रुपए तक मिल जाए, 1050 तक मिल जाए तो इसको ले लेना चाहिए। अभी थोड़ा सा ऊपर है, ये 1100 के आसपास का रेट है, 1123 का समय रेट आ रहा है, अपनी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होगे। ठीक है सर, डन। ये मेरी तरफ से आज आपने एक शेयर हमको अभी तो दे ही दिया है, यूबीएल। इसको हम ध्यान रखेंगे 1050। हम एक लिस्ट बना लेते हैं और उसके अंदर एक यूबीएल के शेयर को मार्क करके रखते हैं कि थोड़ी अगर और गिरावट आती है तो एक बार हम यूबीएल के शेयर में ट्रेड करेंगे। एक बार अच्छा मोमेंटम यहां पर भी देखने वाले हैं। अच्छा सर, जो आप अर्निंग्स की बात बोल रहे थे ना, हमारे एक व्यूअर है वो ये कह रहे हैं कि इंफ्रा वाली कंपनीज है ना, उनके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। प्लाई टू द सीमेंट, इनके अच्छे नंबर्स आ सकते हैं क्योंकि बहुत पैसा इनको दिया है। और इनका ये भी मानना है कि अगर आप रियल एस्टेट में आते हैं तो सनटेक, कोल्टे, आईबी रियल एस्टेट, क्या इनके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं? सर एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट भी। देखिए, क्या होता है मालूम, विथ एक्सपीरियंस। अभी 2001 से मैं मार्केट में हूँ, 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो कुछ सेक्टर्स को लेके है ना, मतलब दिमाग में एलर्जी सी रहती है मेरे को। तो जब मैं इंफ्रा का नाम सुनता हूँ ना, तो मेरे को मतलब ऑटोमेटिकली उससे दूर भागने का मन करता है। हाँ, रिजल्ट अच्छा हाँ। आ सकता है। आप थोड़ा एनालिसिस करो, कौन से ऐसे सेक्टर्स है इंडिया में जिन्होंने कभी इन्वेस्टर्स को कमा के नहीं दिया है, कभी भी नहीं कमा के दिया है। उसमें इंफ्रा भी एक सेक्टर रहेगा।
मतलब चंद कंपनीज के सिवा इंफ्रा ने लॉस ही दिया है इन्वेस्टर्स को। तो मुझे उससे एलर्जी है। और उसमें मतलब ट्रांसपेरेंसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज सब रहते हैं। हाँ, ऐसे ट्रेडर आप ले रहे हो रिजल्ट के लिए, इमीडिएटली बेच रहे हो तो ठीक है। मैं ट्रेडर हूं नहीं, मैं बिल्कुल भी ट्रेडर नहीं हूं। तो मैं लेता हूं तो 3 महीना, 6 महीना, 6 साल भी रख लूं। ऐसा ऐसा इन्वेस्टर हूं मैं। तो इंफ्रा मैं अवॉइड करूंगा। रिजल्ट अच्छा आ सकता है, पॉसिबिलिटी है पिछले क्वार्टर के कारण, क्योंकि काफी उनको ऑर्डर्स मिला है, काफी एग्जीक्यूशन हुआ है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिलीवर भी कर दिए गए हैं। तो उसके कारण रिजल्ट अच्छा आ सकता है, लेकिन वो बेचने का मौका देखूंगा मैं उसमें। ठीक है, डन सर। तो आप इंफ्रा को लेकर बुलिश तो नहीं। अच्छा सर, जो मैंने आपसे कुछ रियल एस्टेट के शेयर्स बताए थे, जैसे कि सनटेक है, कोल्टे है, या फिर आईबी रियल एस्टेट है, इनमें से कोई आपका शेयर है, आपके लिस्ट में शेयर है? ऑलरेडी आपने लिकर देख के हमको रोक रखा है सर। यूबीएल नहीं पियो। सर, मतलब लिकर से तो कई 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 बड़े बड़े जहाज रुक जाते हैं सर, हम तो क्या है। एनीवे, अवॉइड करूंगा। मैं अगर प्रेफर करूं रियल एस्टेट में, तो मेरी 2-3 कंपनीज रहेगी, आप उस पर ध्यान रखो। एक तो डीएलएफ है, मतलब ठीक है। जो सेल्स उनका आ रहा है, जो फ्लैट्स बिक रहे हैं, इस सेक्टर में अच्छा चल रहा है ये डीएलएफ। एक एक जमाने में हमने 180 में बात की थी इसकी। बिल्कुल आपको याद है मेरे को याद है सर। कि नहीं मालूम, मुझे मालूम याद बिल्कुल नहीं है। याद है सर, अच्छी तो तरह से याद है, क्या बात उस बोल। वक्त मैं डीएलएफ पे बुलिश था। हम्म। हाँ, तो डीएलएफ अभी भी अच्छा लग रहा है मुझे। एक है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। उसमें फिलहाल जैसे वो मैंने फंडामेंटल रीजन दिया था, वो अभी तक प्ले आउट नहीं हुआ है, उसमें हो सर सकता है वो टाइम लगे। हेमिस्फीयर का बता लेकिन दो। उस सर वो हेमिस्फीयर का बता दो, तो लोगों को प्रॉफिट भी बुक करना है कि वो छोड़ दें भी ऐसे ही पड़ा रहे? अब नहीं नहीं, इतना उसको प्रॉफिट है रहने दो, आप। अभी ऐसे ही रहने दो। परसों जब मार्केट 3 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले जब मार्केट करीबन 300 या 500 पॉइंट डाउन था, सेंसेक्स 1200 पॉइंट गया था, तब ये अपर सर्किट लगा के रखा था हेमिस्फीयर ने। तो हम्म। तो इसको आप होल्ड करो, डीएलएफ को होल्ड करो। और अगर आप उसके अलावा अगर देख रहे हो, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स को ध्यान में रखो। तो इनमें, इन स्टॉक्स में क्या है कि आपको नुकसान नहीं होगा। अगर कल को रियल एस्टेट बूम थोड़ा बहुत टेम्पर डाउन डाउन भी होए, तो आपको डरने की हम्म। बात नहीं होगी। लेकिन मैं आईबी रियल एस्टेट वगैरह इनको टोटली अवॉइड करूंगा, इनको तो मैं लूंगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, मतलब तो आपने इंफ्रा में, 3 कंपनी बोली। इंफ्रा जैसे इंफ्रा से तो मेरे को एलर्जी है, रियल एस्टेट में भी एलर्जी है, लेकिन कुछ शेयर्स को छोड़ के। ठीक है, इंफ्रा आपने छोड़ दिया। रियल एस्टेट पे आपने हमको 3 शेयर बता दिए। फर्स्ट इज डीएलएफ, सेकंड इज हेमिस्फेयर, तीसरा है गोदरेज प्रॉपर्टी। सर इन तीनों में से मान लो सबसे ज्यादा कन्विक्शन कहां पे आके रुक रहा है? हेमिस्फेयर तो मेरे को पता है, इसके अलावा इन दोनों में से अगर मैं चॉइस पूछूं डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज में से, तो कहां पे रुकोगे आप सर? तो अगर हेमिस्फीयर तो टोटली डिफरेंट कॉल है, तो उसको आप रियल एस्टेट में जोड़ो ही मत। मैं डीएलएफ को प्रेफर करूंगा। आप डीएलएफ को प्रेफर दाम करोगे, भी, ठीक है। हाँ, डीएलएफ को प्रेफर करूंगा मैं। Yes। ठीक है, आप डीएलएफ को प्रेफर करने वाले हो। सर अब मैं आता हूं जरा आज के मोमेंटम वाले शेयर्स पे। ये स्टील वाली कंपनीज में सर अभी और कितनी जान बाकी है? जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में मैं आपसे पहले, सबसे पहले पता करना चाहता हूं। जेएसडब्ल्यू स्टील, इनमें और कितना दम है? बहुत दिनों से चल रही है, लगातार चल रही है, अभी और कितना दम है सर जेएसडब्ल्यू स्टील? देखो, वैल्यूएशन वाइज तो बहुत एक्सपेंसिव है। और इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू स्टील 300 के ऊपर भी वैल्यूएशन उसका ज्यादा रहता है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि स्टील सेक्टर अप ट्रेंड में है डिम्पी जी, और ये जो साइकिल है, ये ऊपर ले जाके छोड़ रहा है इन सब स्टॉक्स को। तो मोमेंटम अभी आप बना के रखो, मतलब अगर आपके पास है तो इसको होल्ड करो। क्यों? क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये 600 तक, जिस हिसाब से स्टील का सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। और एक और चीज है, जैसे जैसे ये कोरोना का केसेस कम होगा, वर्ल्ड वाइड स्टील की डिमांड और बढ़ने वाली है। तो उस बेसिस पे हम्म। ये स्टॉक स्ट्रांग रह सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। वैल्यूएशन डेफिनेटली कॉस्टली है। मोमेंटम बेस पे, जैसे आपने कहा मोमेंटम स्टॉक है, तो मोमेंटम के कारण आप इसको होल्ड रखो। और अगर आपको ज्यादा सेफ्टी चाहिए, सर मुझे मोमेंटम नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत सेफ्टी भी चाहिए, तो आप मेटल सेक्टर में सेल है और नालको है, ये दो पे आप नजर बना के रख सकते हो। तो स्टील अथॉरिटी ठीक है। एक है और नेशनल एल्यूमिनियम एक है, ये दो कंपनी पे आप नजर बना के रख सकते हो। बाकी ग्रुप अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील, और साइकिल भी अप ट्रेंड है। उसके कारण हो सकता है ये 600 तक जाए। तो आप इसको होल्ड रखो, 600 पे आने पे अपने वापस बात कर सकते हैं।
लेकिन मोमेंटम के कारण आप उसको होल्ड रखो। ठीक है, होते तो सारे सिक्लिकल हैं, आपको पता ही है, और ये अच्छे मोमेंटम में जब चलते हैं तो फिर कई दिनों तक भी चलते हैं, कई महीनों तक भी चलते रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब ग्लोबली दो बड़े जायंट, बड़ी इकोनॉमीज, वो दोनों मुखिया डिसाइड कर ले कि हमको इंफ्रा को लेकर बहुत बड़ा बजट खर्च करना है, तो फिर आप स्टील को कैसे रोक सकते हो? एक चाइना है और दूसरा अमेरिका है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट वहां पे पास हुआ इंफ्रा को लेकर। हालांकि मेरे को पता नहीं अमेरिका में इंफ्रा को लेकर इतना बड़ा बजट की जरूरत क्या है। अमेरिका तो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, उनको क्या आउटस्कर्ट्स में इंफ्रा भी खड़ा करना है? अब पता नहीं, भारत जैसे देशों में हो जाए 2 लाख करोड़ तो समझ में आता है भाई, यहाँ तो इंफ्रा की बहुत रिक्वायरमेंट है। अमेरिका मैंने पर्सनली देखा तो नहीं, लेकिन मैं जितनी तस्वीरें हम देखते हैं उस हिसाब से लगता नहीं कि अमेरिका में इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी जरूरत भी होती होगी। वहां तो जगह ही कहाँ होगी इतना। अच्छा, दूसरी बात, अब चाइना कह रहा है कि हम भी अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे। अब टसल इन दोनों के बीच में है कि ग्लोबली अगर प्राइस बढ़ते हैं तो भारत के भी प्राइस बढ़ेंगे। भारत एक सस्ता देश है, स्टील भी शायद उतना महंगा भी नहीं बनाता। कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा जो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, 2.5 ट्रिलियन इंफ्रा का बजट पास हुआ है। हमारे एक व्यूअर है, यूएस से ही है, मिस्टर दास, तो वो बता रहे हैं कि यूएस में ही ये पास हुआ है ये। ठीक है, डन। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। सेल और नालको में से वैसे कोई एक लेना हो तो नालको ज्यादा ठीक है कि सेल ज्यादा ठीक है? एक 90 रुपए का, एक 60 रुपए का है, दोनों 100 रुपए से नीचे के हैं। अगर अगर स्ट्रिक्टली पूछो कि दोनों में से कौन सा लूंगा मैं, तो नाल्को बेटर रहेगा। एक तो 60 रुपए में इसका वैल्यूएशन कॉस्टली नहीं है, सस्ता ही है। दूसरी चीज, काफी एल्यूमिनियम इसमें लगेगा ईवी व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। हम्म। तो हम्म। ये साइकिल चले नहीं चले, ईवी एक बड़ा बूम आएगा। हो सकता है 3 साल बाद, 5 साल बाद आए, लेकिन इसका स्टार्टिंग ऑलरेडी हो गया है। मतलब नेक्सन तो ऑलरेडी बिक रहा है, काफी नेक्सन दिखती है रोड पे। तो हम्म। ईवी एक बड़ी बूम पे रहेगा, और मुझे लग रहा है कि उसके कारण एल्यूमिनियम की डिमांड बनती हुई रहेगी। तो उस हिसाब से अगर दोनों में स्ट्रिक्टली अगर पूछो तो नाल्को फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, और सेकंड प्रेफरेंस इस पे रहेगा, अपना ठीक, सेल पे। मैं सर आपके शेयर को ना पूरी एक समरी के तौर पर लिख देता हूँ। फर्स्ट हो गया यूबीएल, सेकंड हो गया डीएलएफ, थर्ड आप एक गोदरेज प्रॉपर्टीज भी दे रहे हैं, आपकी चॉइस है, इन दोनों में से कोई भी देख लो आप, और एक आपने दे दिया हमको नालको। तो आपसे अब तक मैंने 4 शेयर ले लिए समरी निकाल निकाल के। सर अगर आप कहेंगे तो आपको एक खतरनाक टॉपिक पे भेज सकता हूँ। आप अब तो वोट कास्ट भेजिए कर ना, चुके हो, चलता है। फर्क नहीं पड़ेगा। एक थोड़ा एडवेंचरस एक शेयर आपसे पता करना चाहता हूँ, थोड़ा मैं भी कंडीशन अप्लाइड करके शेयर पता करना चाह रहा हूँ। वो जरा आपके इर्द गिर्द वाला एरिया है, वो जरा सन टीवी। आप कुछ बोलना चाहोगे सर? पूछूं? अ, मुझे जया टीवी बैन कर देगा, मैं सन टीवी में अच्छा बोला तो सोच लो। नहीं सर, मैं वापस ले लेता हूं अपना क्वेश्चन। अच्छा सर, ये अच्छा चलो आप ये मत बताओ कि अब सन ये टीवी में कई क्या बार था। क्या अच्छा होता है ये डिम्पी बताओ जी, मैं सर। जब जब नहीं, कई बार क्या होता है जब मैं सन टीवी के शो पे बैठा रहता हूँ, सन टीवी के बारे में पूछते हैं, तो मैं उनको भी मना कर देता हूँ कि सन टीवी मैं इस शो पे बैठा हूँ, लेकिन इसके बारे में नहीं बोलूंगा, छोड़ दो। चलो ठीक है सर, मैं नहीं पूछता। मैं आपको धर्म संकट में भी नहीं डालूंगा और पॉलिटिकल संकट में भी नहीं डालूंगा, दोनों संकटों में नहीं डालता। अच्छा सर, एक चीज बताओ मेरे को, ये ना तस्वीरें कुछ दिन पहले रोटेट हो रही थी सोशल मीडिया पे कि एक पॉलिटिकल पार्टी के घर पे छापा लगा है और वहां से बहुत सारे नोट मिले हैं, सोने की ईंटें मिली हैं, वो बक्सों में नोट थे 2-2 हजार रुपए के भरे हुए। सर ये सच है या फिर ये डॉक्टर्ड है जो तस्वीरें हम देख रहे थे? आप तो वहीं के, आपको तो पता ही होगा। नहीं देखिए, ये तो सच्ची है, क्योंकि अभी सच है? तक लेटेस्ट फिगर मुझे मालूम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 450 करोड़ रुपया कैश और सोना पकड़ा है अभी तक। हम्म। तो बहुत बहुत पैसा है तमिलनाडु में, इसके लिए हम और लोग इधर बैठे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब 450 करोड़ रुपया पकड़ा है अभी तक। जो रोड पे रेड चलती है ना, ये हम्म। तो पकड़ा हुआ है। अब जो नहीं पकड़ा है और ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वो सोचो कितना अमाउंट होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। हम्म। इनफैक्ट जो जो न्यूज रिपोर्ट आ रही है, स्टालिन साहब ने करीबन 600 करोड़ रुपया तो खाली एडवर्टाइजमेंट, मतलब प्रशांत किशोर, उनके एडवाइजर अभी प्रशांत किशोर है, तो उन्होंने ये न्यूज के अनुसार है, मुझे कंफर्मेशन नहीं मालूम है, लेकिन बोल रहे हैं कि 600 करोड़ रुपया खर्चा किया है सोशल हम्म। मीडिया मार्केटिंग पे। अच्छा, कई बार सर हमको लगता है कि वी आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन। कई बार हमको ऐसा लगता है कि वी आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन। वी आर मेकिंग मनी विद द 6%, 8%, 20%, 40% एनुअली, CAGR 15%।
ठीक है ना, एवरेज में मार्केट ऊपर नीचे भी करेगा, झटका भी लगेगा। कई बार ऐसा लगता है कि वी आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन, वी शुड बी इन द पॉलिटिक्स ऑल्सो। हम अच्छे मैनेजमेंट कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, हमको थोड़ा राजनीति में होना चाहिए। कई बार ऐसे हम तस्वीरें देखते हैं, बट एनी हाउ। अच्छा विवेक सर, एक चीज जरा आपसे और पता करनी थी, मैं कुछ ना गंभीर शेयर पता कर लेता हूँ जो अभी थोड़ा बीमार हैं, आज भी चार्ट में थोड़ा बीमार लग रहे हैं मेरे को, वो शेयर जरा वो पता कर लेता हूँ, उनके बारे में जरा बता दीजिएगा सर। एक है जरा आप अपोलो टायर्स देखना सर, अपोलो टायर, ये उतना ठीक नहीं लग रहा सर, टेक्निकली भी वीक लग रहा है, और ऑटोस में जिस तरह के अभी तक के नंबर्स आए हैं, एक्साइटमेंट नहीं दिखा सर। क्या करना है सर अपोलो टायर्स पे? अपोलो टायर्स केयरफुल रहो, वैल्यूएशन कॉस्टली है, और जिस हिसाब से ये पार्शियल लॉकडाउन वगैरह लग रहा है, इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो व्हीकल्स पे आएगा ही आएगा। तो हो सकता है कि इस क्वार्टर, मतलब अप्रैल में जून में व्हीकल्स की सेल डिप होए, ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर व्हीकल की सेल डिप होती है तो टायर्स की सेल्स भी डिप होने वाली है, ये तो मान के चलो आप। तो हम्म। वैल्यूएशन अभी कॉस्टली है, कंपनी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अगर ये 180 या 200 के बीच में मिले तो उस वक्त आप देख सकते हो। फिलहाल ये कॉस्टली है, तो आप अगर आपके पास है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और अगर नहीं है तो वेट करो। नहीं है तो उससे दूर ही रहना, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना सर, फिर तो छोड़ ही देते हैं, फिर क्यों वही दिमाग 180, लगाते 180 आए तो उस वक्त देखेंगे कैसा लग रहा है। हैं। ठीक है 180 आने देते हैं, अभी तो 180 आने में भी दूर है, अभी तो 220 का है, 40 रुपए नीचे लाना पड़ेगा, 40 रुपए कहने का मतलब 20% नीचे आना पड़ेगा। अपोलो टायर्स 20% नीचे लेना आज के भाव से। खराब इसलिए लग रहा है क्योंकि अपनी एवरेजेस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और पूरी तरह से दबाव बनाया हुआ है, ये देख पा रहे पूरा प्रेशर इसका है ये, और ये ऑलमोस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है ये। तो ये आपका प्रेशर क्रिएट कर देगा, और कोई बड़ी बात नहीं कि 200 फिर बाद में उसके भी नीचे, मैं आपको कहता हूँ ड्रॉप भी करके दिखाता हूँ, उसको भी नीचे चला जाए, कहीं भी 180 तक भी आ सकता है ये। तो थोड़ा प्रेशर रहेगा, ध्यान रखा जाए शेयर के अंदर। अच्छा सर, हमारे एक ना व्यूअर है, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है, अगर आप भी सुनेगा। मधुसूदन पुजारा जी वो कह रहे हैं, डिम्पी यू थिंक मनी इज एवरीथिंग। सर मैं अब आपको मैं ना जूदेव साहब का एक बयान दे देता हूँ कि पैसा सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है ना। सब कुछ तो नहीं, भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ये एक पॉलिटिकल बड़े नेता ने बोला था एक टीवी पे, बड़ा बड़ा फेमस हुआ था, मैं तो मजाक के तौर पर ले रहा हूँ, ये बात सच है, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे शो में। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पैसे वैसे के पीछे भागता नहीं, अगर पैसे के पीछे भागना होता तो ना तो विवेक जी आपको इस तरह से फिट एंड फाइन दिखते, हंसते खेलते दिखते, ना तो आप मेरे को इस तरह से हंसते खेलते दिखते। ये तो क्या है, हम दोनों के बाल सारे उड़ चुके होते, यहाँ पे छाइयां आ चुकी होती, और अब तक कमर ऐसी झुकी होती और ऐसे करके बैठे होते। तो मनी। दो दो चीज और डिम्पी जी, इस पे दो चीज और है। ऑफ कोर्स मैं भी हाँ मानता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन आपने जैसे कहा बहुत कुछ होता है, राइट। तो हाँ बोलते हैं ना, मतलब अगर पैसा नहीं हो तो आपकी लाइफ खराब है, और बहुत ज्यादा पैसा हो तो भी लाइफ खराब है। तो अच्छा है ना, बहुत हाँ सारा पैसा हो के लाइफ खराब करो, बिना पैसे लाइफ क्यों खराब हाँ करना। पहली पहली चीज। दूसरी चीज, कोई कोई प्रोग्राम में मैंने सुना था, बोलता पैसा इज नॉट एवरीथिंग, तो ठीक है, मैं अकाउंट नंबर भेजता हूँ आपका, मेरे को भेज दो। ये भी जी जी मजाक जी। के तौर में। हाँ। हाँ और एक और कोट बोलते हैं कि इफ यू हैव मनी एंड इफ यू से यू डोंट, मनी कांट बाई एवरीथिंग, मनी हर चीज नहीं खरीद सकता, तो आपको मालूम नहीं है शॉपिंग कहाँ करनी है। हाँ, नहीं बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा पुजारा जी ने एक और पॉइंट भी लिखा, थोड़ी चर्चा ना बड़ी अजीब सी, एक्चुअली क्या ना मार्केट भी ऐसे डल पड़ा हुआ ठंडा है। तो पुजारा जी के डिम्पी जी, डोंट यू थिंक इंडिया नीड्स अ स्ट्रांग मॉरल वैल्यू? ऑफ कोर्स सर, हम भी मॉरल वैल्यू के साथ आपके साथ ही हैं, मॉरल वैल्यू से हम बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे, और वो मॉरल वैल्यूज आपको हमारे बारे में अच्छी तरह से पता है, और मेरे को देखिए, भी आपके आज बारे में अगर, अच्छी तरह से। हम्म। डिम्पी जी, आज अगर इंडिया टिका हुआ है तो ये मॉरल हम्म। वैल्यू के कारण ही टिका हुआ है। ऑन ए सीरियस बिल्कुल। नोट, आई एग्री विद पुजारा जी। क्यों? हम्म। क्योंकि इस कोरोना के वक्त में आप दुनिया में सब देशों को देख लो, कितनी फैमिलीज बर्बाद हो गई है टोटली। मतलब यूएस में हम्म। इतनी डेथ्स, यूरोप में कई कई घरों में तो ऐसा हो गया कि बंदा अकेला रह रहा है, फैमिली है ही नहीं। लेकिन इंडिया में वैसा नहीं हुआ है। इंडिया में मतलब इतने लोगों ने जाके दूसरों को हेल्प किया है। आप मान के चलो कि मॉरल वैल्यू बहुत है इंडिया में, इस चक्कर में इंडिया आज भी स्ट्रांग है। और ये मॉरल वैल्यू के चक्कर में ही एक एक पॉइंट बताता हूँ, इकोनॉमिक रिलेटेड पॉइंट है। यूएस हम्म। और यूरोप में गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है, कभी भी सरकार बहुत स्ट्रांग होती है। सरकार जो बोल दे वो पब्लिक को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट सरकार ही देती है। 911 आप डायल कर दो यूएस में, आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप डिपेंडेंट हो सरकार पे। इंडिया में सरकार कोई अगर फैसला करे तो आप रोड पे आके खड़े हो सकते हो। क्यों?
आप सरकार पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो इंडिया में सरकार स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आपकी मॉरल वैल्यूज हाई है, बहुत स्ट्रांग है, हम्म। फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग है, इसके कारण इंडिया टिका हुआ है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, गुड पॉइंट सर। और ये खैर आपको दिख भी रहा है, देश के अलग अलग कोनों पर जब विरोध होता है, सरकारी नीतियों का विरोध होता है, अलग अलग देश तो खैर है रंग रही, इसमें कोई कोई बात ही नहीं, हमारा देश सबसे बेस्ट है, इसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। सर एक शेयर जरा मैं आपसे और पता करना चाहता हूँ, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ही कोई फार्मा में आपको सर अच्छा शेयर दिख रहा है? कल हम बात कर रहे थे कैडिला की, ग्लेनमार्क की, सिप्ला की, ल्यूपिन की, आज भी खबर आई है ल्यूपिन वगैरह को लेकर। तो सर कोई फार्मास्यूटिकल्स में आपको शेयर कोई अच्छा दिख रहा है क्या यहाँ पे? देखो, अगर आपको सबसे सस्ता मुझे अगर दिखे फार्मा में, तो वो है सन फार्मा। 623 चल रहा है ये। 500 के नीचे भी हमने बात की थी, तो मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है ये। तो आप इस पे नजर बना के रखो। और अगर आपको एक, ये तो लार्ज कैप में हो गया, और अगर आपको स्मॉल कैप में अगर कोई फार्मा कंपनी देखनी हो जो सिर्फ 2200 करोड़ के मार्केट कैप है इसका, ये है यूनिकम लेबोरेटरीज। 312 रुपया चल रहा है। तो आप इस पे भी नजर रखो। बहुत बढ़िया कंपनी है। इसकी बुक वैल्यू मुझे याद नहीं है, लेकिन 425 के ऊपर रहेगी बुक वैल्यू खाली, और ये स्टॉक 313 पे चल रहा है अभी। तो आप यूनिकेम लेबोरेटरी स्मॉल कैप में ध्यान पे रखो, ऑन ट्रैक रखो, इनफैक्ट ले भी सकते हो थोड़ा बहुत। और दूसरा है सन फार्मा लार्ज कैप में। ये दो स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक है, एक यूनिकैम है जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, और दूसरा आप चाहें तो एक सन फार्मा में देख सकते हैं। यूनिकैम मेरे को थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग इस समय लग रहा है, क्योंकि ठहरा हुआ है, चल सकता है, एवरेजेस को पार कर रहा है, ब्रेकआउट का कैंडिडेट है। इंटरेस्टिंग प्ले दिखा मेरे को यहाँ पे। एक तो ये इसका एक अच्छा बेस, मोमेंटम हायर, और ये दूसरा यहाँ पे एवरेजेस का ब्रेकआउट मिल रहा है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न शो कर रहा है। और दूसरा डाउनवर्ड स्लोपिंग ये अपना खत्म कर रहा है, काफी हद तक खत्म कर चुका है। और मेरे को लग रहा है कि जितना इसका बड़ा गैप है, करीब करीब 100-200 रुपए तक की पूरी गुंजाइश है कि यहाँ पे आपको चल जाएगी। पहले 350 का टारगेट रखते हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर और क्या मिलेगा। सर टारगेट क्या रखे हैं इसके अंदर? अभी 312 चल रहा है, अगर मान लो यहीं पे ले लेते हैं। देखो, बहुत ये यहाँ पे भी बहुत सस्ता वैल्यूएशन है। इनफैक्ट मेरा तो टारगेट इसके बुक वैल्यू के ऊपर है। तो बुक वैल्यू शायद 425। आपका जो स्क्रीन आप देखते हो उस पर हो सकता है बुक वैल्यू आपको दिख जाए। तो करीबन 425 है इसका बुक वैल्यू। तो आप इसको मैं तो 400 के ऊपर ही देखूंगा इसको। ठीक है, डन। इस बीच एक बार मार्क्सन्स फार्मा पर भी एक बार देखा जा सकता है, ये शेयर भी मेरे को थोड़ा सा ठीक लगता है। एक और चीज है, एक लॉरेस लैब को लेकर भी कल चर्चा हुई थी। हमारे एक व्यूअर है विनोद गुगिया जी, वो कह रहे हैं कि लॉरेस लैब को चर्चा हुई थी कि 405 के ऊपर आपको बाय करना है, और वो आज शेयर चला है। किस गेस्ट ने बोला था मैं बता देता हूँ, उन गेस्ट का नाम है प्रशांत सावंत, कैटलिस्ट वेल्थ के हैं वो। कल यूट्यूब में पड़ा होगा उनका पूरा पूरा वीडियो। लॉरस लैब भी अच्छा शेयर था, कल हम इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे। सर आप कोई व्यू पॉइंट रखते हैं सर लॉरस लैब पे? आज 417 हो गया, 405 के सीधा ही जुप ऊपर खुला है। देखो, 270% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका बढ़ा हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% है। मतलब ज्यादा फंडामेंटली मैंने देखा हुआ नहीं है इस शेयर, लेकिन जिस हिसाब से इसका ये जो नंबर्स दिख रहे हैं मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो पूरा डिटेल में तो मैं देखूंगा, लेकिन जो अपफ्रंट मतलब नजर पड़ते ही जो दिखता है वो तो बहुत मेरे को स्ट्रांग बाई लग रहा है ये। ठीक है, शेयर ठीक है, सर का भी एग्री है, और मैं तो खैर एग्री हूँ इस शेयर के साथ, क्योंकि 405 के ऊपर आपको बोला था लेने के लिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे पास ना बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स के शेयर भी हो गए। एक तो हो गया लॉरस लैब, यूनिकैम मेरे को ज्यादा पसंद आया, सस्ता टिका हुआ शेयर है, और इसके अलावा सन फार्मा हो गया। तीनों में से आप कोई भी चुन सकते हैं, लॉरस लैब, यूनिकैम, सन फार्मा, इसके अलावा यूबीएल सर ने आपको दे दिया। आप चाहें तो डीएलएफ भी देख सकते हैं, और साथ ही गोदरेज और नालको। आज तो सर ने यहाँ झड़ी लगा दी, अच्छे शेयर लगाए हैं। अपोलो टायर से थोड़ा दूर रहना है, ये आपको रखना है दूर। दूसरा, सन टीवी के बारे में विद स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, नो कमेंट सन टीवी के बारे में। ठीक, अब आते हैं एक शेयर में, जरा सर से आपसे और पता करता हूँ, वैसे लास्ट ही शेयर होगा सर। सर एक बार कोई ऑटोज में आप बताना चाहेंगे, हल्की हल्की ना बाइंग आ रही है ऑटो में कई दिनों के बाद की। मारुति, एम&एम, बजाज ऑटो सब आज धीरे धीरे करके ऊपर आ रहे हैं। एक बार किसी शेयर पे सर आपका व्यू पॉइंट? देखो, एक अगर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी और जो लगता हो कि
थोड़ा बहुत भी सिचुएशन अगर इम्प्रूव हो तो काफी रिकवरी यहाँ से दे सकती है, तो वो मारुति होगी। 6843 है क्या अभी? हाँ 43 चल रहा है, तो करीबन 6850 चल रहा है ये। तो आप मारुति पे नजर रखो, और ये 7000 के नीचे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और एक और चीज है, मारुति फुल्ली प्रिपेयर्ड और रेडी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने के लिए, बस मौका ढूंढ रहे हैं ये लोग। तो अगर अगर वो सिचुएशन आती है तो ये 9000 तक वापस इमीडिएटली जा सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगा इसका। और थोड़ा टर्न अराउंड के रूप में अगर आप देखो तो टाटा मोटर्स पे भी आप नजर बना के रखो। इनफैक्ट ऊपर जाके काफी करेक्शन आ चुका है, तो ऐसे वैल्यू बाइंग, मतलब आगे चल के टाटा मोटर्स ये कह रहा है कि हम लोग डेट फ्री हो जाएंगे। अगर उस प्रोसेस में वो लोग प्रोसीड करते हैं तो फ्यूचर के जैसे, मतलब अडानी और रिलायंस के जैसे जब डेट फ्री हुए, कैसे भागा, टाटा मोटर्स भी भाग सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो टाटा मोटर्स आप अगर 100 रुपया है तो टाटा मोटर्स में 40 डालो, और 60 रुपया मारुति में डालो। ठीक है डन। मारुति के साथ तो मैं सर आपका 100% एग्री हूँ, क्योंकि मारुति के अंदर ना ग्रीन शू जिसे हम कहते हैं ना, वो आपको दिखने लग रहे हैं भाव पे भी। अभी तो आप भावनाओं से सारा कुछ बता रहे थे, लेकिन भावों में भी दिख रहे हैं। 7000 के नीचे आपने का अट्रैक्टिव है, दिख रहा है। 6750 एक अच्छा बेस बना रहा है मारुति, ये कहेंगे तो आपके लिए मैं मार्क कर दूंगा दिस वन। 6750 एक स्ट्रॉन्ग बेस मार्केट का बन चुका है। ये डबल बॉटम जिसे हम कहते हैं ना, कि काफी हद तक वो बना है। पुल बैक आ जाएगा, हर्डल वाली रेस तो है, बट आ सकता है पुल बैक। 7000 ही पार करना इसके लिए चैलेंज होगा, लेकिन अगर ये पार कर गया तो फिर एक नया, जिसे कहते हैं ना, नया जन्म हो जाएगा इसका। फिर से हो सकता है थोड़ा और मोमेंटम दिखाए। 400-500 रुपए कहने का मतलब, 400 रुपए 7000 के शेयर के अंदर भी बहुत होते हैं। 5% मारुति के अंदर मिल जाना बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर बेस हो चुका है, शॉर्ट करने से थोड़ा बचना चाहिए मारुति को, मेरे को ऐसा लग रहा है। 6750 स्ट्रॉन्ग बेस। और नेक्स्ट ईयर तो आपको ऑलरेडी सर ने बता ही दिया कि आप मारुति के अलावा टाटा मोटर्स भी देख सकते हो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज विवेक सर, आपने हमको समय धन्यवाद दिया, डिप्टी जी। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज वो आपके लिए हमने पिछली बार जो बताया था, आपके लिए हमने कुछ लिखा था, एक बार वो सुनाना तो रह गया, आपको वापस से जरा सुना देते हैं। एक बार जरा सुन के जाइए अपने बारे में, जरा एक बार जरा विवेक सर के बारे में बताइए। विवेक करवा, जैसा नाम वैसा काम। शेयरों को चुनने का विवेक जबरदस्त है। साउथ में फाइनेंशियल मार्केट के तलायवा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फंडा और टैक्स से ज्यादा तर्क के साथ शेयर चुनने के महारथी। कैश वाली कंपनीज, सरकारी पॉलिसीज, सरकारी नीतियां और कभी भी पैनिक सिचुएशन में बेस्ट निकालने का काम विवेक जी को बखूबी आता है, और फिलहाल वृद्धि इन्वेस्टमेंट के साथ लोगों की वृद्धि में लगे हैं। तो बढ़िया विवेक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके। धन्यवाद अच्छा सर, धन्यवाद डिप्टी जी। एक छोटी सी चीज और बताओ, ये आपके साउथ में एक हीरो है मिस्टर विजय, बहुत बड़ा हीरो है क्या सर? तो मैं कल उनके बारे में जोसफ कुछ वो देख रहा था कि वो लोग, उनकी मूवी वगैरह कोई रिलीज हुई है, लोग तोड़ तोड़ के सिनेमा के अंदर पहुंच गए। जोसफ विजय है उनका नाम, काफी बड़ा हीरो है, हाँ, बहुत बड़ा हीरो है। अच्छा, बहुत तो मतलब। मतलब एक एक पिक्चर उनकी 300 करोड़ 500 करोड़ मतलब कलेक्शन होता है, तो बहुत बड़ा हीरो है। हाइट में मेरे आधा अच्छा है। हाइट अच्छा में मेरी आधी है। अच्छा, आपके हाइट में आपसे आधा है और इतने बड़े हीरो हैं, बाबा हाँ, बढ़िया। इतने बड़े हीरो हैं। गजब। तो हम ठीक है कितने सर, पीछे बहुत रह बहुत गए, शुक्रिया। सोचो तो मैं आप। कल वैसे ही देख रहा था ना सोशल मीडिया में, कुछ एक तो साउथ के आता है कि हाँ मूवीज में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो किसी ने बताया कि बकायदा हॉल के शीशे तोड़ के उनकी मूवी देखने के लिए लोग अंदर चले गए, और कांच चुभ रहे थे, फिर भी वो चले गए। मैं कहा इतना बड़ा क्रेज, तो पूछना पड़ेगा सर से फिर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके जी। थैंक यू।